नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। विश्व मत्स्यिकी दिवस पर रविवार को भुवनेश्वर में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों और जिलों को किया गया पुरस्कृत। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने किसान क्रेडिट कार्ड को मछुआरों और मत्स्य पालकों के लिए बताया बड़ा उपहार। देश के दक्षिणी राज्यों में बारिश का कहर जारी। आंध्र प्रदेश में भारी बारिश के कारण अब तक 30 लोगों की मौत की पुष्टि, तो कर्नाटक में 24 लोगों ने गंवाई जान। सैकड़ों पशु भी चढ़े बारिश की भेंट, फसलों को हुआ बड़ा नुकसान। पराली को जलाए बिना भी बेहतर खेती संभव। खरपतवार अनुसंधान निदेशालय ने कहा, हैप्पी सीड ड्रिल मशीन के उपयोग से खेतों में बुआई कर बगैर पराली जलाए ही उगाई जा सकती है नई फसल। नमस्कार, आइए अब नजर डाल लेते हैं विस्तार से खबरों पर। रविवार को विश्व मत्स्यिकी दिवस के मौके पर भुवनेश्वर में आयोजित कार्यक्रम में मत्स्य पालन क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों, जिले और श्रेष्ठ अर्ध सरकारी संगठनों व संघों को पुरस्कृत किया गया। बीते साल पीएम मोदी ने देश के मछली पालकों को किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा को लाभ देकर और ब्लू इकोनॉमी पर बड़े फैसले लेकर इस क्षेत्र में बड़े बदलाव किए हैं, जिसका फायदा करोड़ों मछली पालकों को मिल रहा है। रविवार को पूरी दुनिया में विश्व मत्स्यिकी दिवस मनाया गया है। इसकी शुरुआत साल 1997 में हुई थी। इस मौके पर भुवनेश्वर में आयोजित विशेष कार्यक्रम में मत्स्य पालन क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों, जिले और श्रेष्ठ अर्ध सरकारी संगठनों व संघों को पुरस्कृत किया गया। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मछुआरों और मछली पालकों को किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ देने का निर्णय मछली पकड़ने के समुदाय के लिए एक बड़ा उपहार है। भारत सरकार की ओर से मत्स्य पालन में जुड़े हमारे भाइयों को केसीसी मिले। पहले तो वो किसानों को ही मिलता था। ये सुविधा अब मछुआरे भाइयों को भी देने का निर्णय भारत सरकार ने किया है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है। और ये सभी जिला स्तर पर राज्य के अधिकारी लोग इसको सेंसिटाइज करें, वहाँ के बैंकिंग क्षेत्र के साथ बैठकर साधारण मछुआरे को भी इनकी सुविधा मुहैया कराए। मत्स्य पालन के क्षेत्र के लिए 2024-2025 तक 1 लाख करोड़ रुपए की आय के लक्ष्य को रखा गया है। केंद्रीय मत्स्य पालन राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी देश के मछुआरे समुदाय की महिलाओं के रोजगार और सशक्तिकरण को सुनिश्चित करने पर भी जोर दे रहे हैं। फर्स्ट टाइम इन द कंट्री a seaweed special park has announced in this current budget at Tamil Nadu for the special purpose of the fisherwoman. And 24-25, our target is 1 lakh crore income in this field. आज भारत दुनिया में जलीय कृषि के माध्यम से मछली उत्पादन करने वाला दूसरा प्रमुख उत्पादक देश बन गया है। इसके पीछे सरकार की नीली क्रांति की पहल का योगदान है। नीली क्रांति के माध्यम से उत्पादन बढ़ाने, गुणवत्ता में सुधार तथा अपशिष्ट में कमी के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने पर जोर दिया गया है। इस दिशा में केंद्र सरकार ने मई 2020 में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत की थी। 5 साल की अवधि के लिए इस योजना का बजट 20,050 करोड़ रुपए रखा गया। इस योजना का लक्ष्य 2024-2025 तक मछली उत्पादन को 15 MMT से बढ़ाकर 22 MMT तक करना है। साथ ही इस क्षेत्र के जरिए 55 लाख लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री ने कहा कि इस क्षेत्र में युवाओं के लिए भी रोजगार के अपार अवसर हैं। यंग जनरेशन को एम्प्लॉयमेंट के लिए भी एक बहुत बड़ा साधन के रूप में हमारे प्रधानमंत्री जी ने उसका आकलन किया और उसी के चलते प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना करके 20,050 करोड़ का एक सबसे बड़ा अभी तक के कालखंड में निवेश करने का एक कार्यक्रम उन्होंने महत्वपूर्ण लगाया है। देश में मत्स्य पालन क्षेत्र, खाद्य और पोषण सुरक्षा और विदेशी मुद्रा अर्जन को पूरा करने के अलावा लगभग 2 करोड़ 80 लाख मछुआरों और मछली किसानों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है। सूर्योदय क्षेत्र के रूप में माने जाने वाला मत्स्य क्षेत्र देश के आर्थिक और समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
सूचना एवं प्रसारण और मत्स्य पालन राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन आज केरल के एक दिवसीय दौरे पर हैं। डॉक्टर एल मुरुगन ने अपनी यात्रा के दौरान समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, मत्स्य पालन के बुनियादी ढांचे और प्रसंस्करण इकाइयों सहित मत्स्य पालन से जुड़े कई संस्थानों का दौरा किया। आंध्र प्रदेश के विभिन्न राज्यों में भारी बारिश के कारण अब तक 30 लोगों की मौत हो चुकी है। बारिश के कारण प्रभावित लोगों को बचाने के लिए राहत और बचाव कार्य पूरी मुस्तैदी से जारी है। एसडीआरएफ, पुलिस और अग्निशमन सेवा के कर्मियों ने बाढ़ प्रभावित जिलों में सैकड़ों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। इस दौरान सैकड़ों पशु भी भारी बारिश की भेंट चढ़ गए हैं। साथ ही फसलों को भी भारी नुकसान हुआ है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने प्रशासन को राहत कार्यों की निगरानी के निर्देश दिए हैं। कर्नाटक में भारी बारिश के कारण अब तक 24 लोगों की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने बारिश से प्रभावित इलाकों का दौरा किया। कबलापुर और कोलार जिलों में बारिश के कारण व्यापक नुकसान हुआ है। इस बीच बचाव और राहत कार्य करने के लिए होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा बल की टीमों का गठन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुक्रवार को तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने के फैसले के बाद लगातार दूसरे दिन संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक हुई। बैठक के बाद किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल ने कहा कि हमने कृषि कानूनों को निरस्त करने पर चर्चा की। इसके बाद कुछ निर्णय लिए गए। एसकेएस के पूर्व निर्धारित कार्यक्रम यथावत जारी रहेंगे। आगे के घटनाक्रम पर निर्णय के लिए 27 नवंबर को एसकेएम की एक और बैठक होगी। प्रोग्राम पहले से तय किए गए हैं एसकेएम की तरफ से, वो कंटिन्यू करेंगे, वो बाकायदा जारी रहेंगे। 22 को लखनऊ में किसान पंचायत होगी और 26 का प्रोग्राम सारे बॉर्डर पे वो बड़ी गैदरिंग्स होंगी और 29 का वो जो पार्लियामेंट कूच है वो दैट स्टैंड्स एज इट इज। उस पर फैसला करने के लिए 27 को फिर एसकेएम की मीटिंग होगी। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज नई दिल्ली में अखिल भारतीय घरेलू श्रमिक सर्वेक्षण के अनुदेश मैनुअल और फील्ड कार्य का शुभारंभ किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्रम एवं रोजगार मंत्री ने कहा कि नए शहरों का तेजी से विकास हो रहा है। श्रम मंत्रालय असंगठित क्षेत्र में लगातार सामाजिक सुरक्षा देने का प्रयास कर रहा है। नए लेबर कोड माननीय प्रधानमंत्री जी की विशेष प्रेरणा से पूरे देश में लागू हो रहा है। उसमें जो सोशल सिक्योरिटी का एस्पेक्ट है, उस सोशल सिक्योरिटी के एस्पेक्ट को हमको देखना चाहिए। और कोई भी समाज, मेरा मानना है कि तनाव रहित या मॉरल वैल्यूज पे बहुत अच्छा तब चल सकता है जब हम बहुत अच्छे ढंग से समाज के व्यापक लोगों को सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड कराएं। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर का हमारा जो पोर्टल तैयार करने का विषय वो इसीलिए है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी बहुत बड़ी संख्या में अलग अलग ट्रेड में लोग काम करते हैं। उन सब तक सोशल सिक्योरिटी का दायरा कैसे पहुंचे। देश में बढ़ रही प्रदूषण की समस्या का एक कारण नरवाई को जलाने को भी माना जा रहा है। नरवाई को जलाना किसान की मजबूरी है क्योंकि उसको दूसरी फसल लेनी होती है, लेकिन संरक्षित कृषि के द्वारा नरवाई या पराली को जलाए बिना ही खेती की जा सकती है और बेहतर फसल का उत्पादन किया जा सकता है। ये बात मध्य प्रदेश के जबलपुर के खरपतवार अनुसंधान निदेशालय के डायरेक्टर JS मिश्रा ने बताई। उन्होंने बताया कि इसके लिए हैप्पी सीड ड्रिल मशीन का उपयोग करके यदि खेतों में बुआई की जाए तो बगैर नरवाई जलाए ही नई फसल का उत्पादन किया जा सकता है। हैप्पी सीड ड्रिल मशीन के द्वारा एक फसल के कटने के तुरंत बाद ही बुआई की जा सकती है। मिट्टी में एक चीरा लगाया जाता है और नरवाई को काटकर साइड में बिछाकर एक ही साथ खाद और बीज मिट्टी में रोपित होते जाते हैं और इससे कम समय और कम खर्च में बुआई हो जाती है और किसान को बेहतर उत्पादन मिलता है। एक वैज्ञानिक आधार के आधार पर 1 किलोग्राम डीजल जब जलता है तो उससे 2.7 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में निकलती है। खरपतवार अनुसंधान निदेशालय द्वारा एक तकनीक विकसित की गई है
जिसको हम संरक्षित कृषि कहते हैं। संरक्षित खेती में धान की नरवाई के बीच में हम हैप्पी सीडर मशीन के द्वारा रबी की जो भी फसलें हैं, वो चाहे गेहूं है, चना है, मटर है, इन सब की बुआई बिना नरवाई को जलाए हुए अच्छी तरह से कर सकते हैं। डॉक्टर मिश्र ने बताया कि हमने धान की कटाई के तुरंत बाद हैप्पी सीड ड्रिल मशीन के द्वारा ये देखा कि बुआई में खर्चे में कमी आती है और सिंचाई में भी पानी कम लगता है। साथ ही साथ खरपतवार का प्रबंधन भी होता है। खेत में नरवाई के सड़ जाने के बाद ऑर्गेनिक तत्व मिट्टी में मिल जाते हैं, जिससे मिट्टी की उत्पादन क्षमता भी बढ़ती है। इसका उपयोग करके किसान की आय बढ़ाई जा सकती है। इस विधि का उपयोग कर रहे किसानों से बात करने पर पता चला कि इससे वो ज्यादा लाभ ले रहे हैं और एक फसल ज्यादा ले रहे हैं। जब से ये कंबाइन मशीन आई जिससे हम धान की कटाई करते हैं, तो पूरा खेत का जो पुआल है, नरवाई जिसको हम कहते हैं, वो पूरे खेत में ही छूट जाता है। और चूंकि धान की बुआई के तुरंत बाद किसान को गेहूं की बुआई करना होता है, तो इसके चलते उसके पास कोई उपाय नहीं रहता कि वो चुपचाप उसको जला देता है। और जब धान का पुआल खेत में ही जला दिया जाता है, तो उससे काफ़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड और तरह की प्रदूषित गैसें वायुमंडल में जाती हैं। ओडिशा ललित कला अकादमी ने करदोलिया गांव में एक कैंप का आयोजन किया, जिसमें संबलपुरी साड़ी बुनकर साड़ियों पर मुराल पेंटिंग कर रहे हैं। साथ ही चित्रकारी कलाकार भी दीवारों पर मुराल पेंटिंग कर रहे हैं। वेवर्स 42 आर्टिस्ट दोनों को लेकर ये जो 4 दिन की कैंप चल रही थी, जो मुरल पेंटिंग कैंप, रघुराजपुर के बाद हम लोगों ने उड़ीसा ललित कला अकादमी डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर की तरफ से इस कैंप जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के कोऑपरेशन से ये चल रही थी। यहाँ के जो फेमस हमारा संबलपुरी डिजाइन है, जो साड़ी है और जो संबलपुरी टेक्सटाइल है, उसी को वो बनाते हैं। तो उन्हीं के दरवाजे पे अराउंड 4000 स्क्वायर फीट एरिया का पेंटिंग हुआ है। इंटायर विलेज जो है वो पूरा सजाया गया है। हम आशा करते हैं कि आगे बहुत सारे लोग देश विदेश से आएंगे इस गांव में। इंटायर गांव जो है वो एक शिल्प ग्राम के हिसाब से बना हुआ है। हर जगह पे आप वेवर्स उसकी साड़ी पे काम कर रहे हैं, आर्टिस्ट उनका पेंटिंग किए हुए हैं। 4 दिवसीय इस कैंप से मुराल चित्रकार काफी खुश हैं। उनका कहना है कि इस तरह की पहल से इस काम को बड़े स्तर पर पहचान मिलेगी। ओडिशा ललित कला अकादमी भुवनेश्वर की ओर से 4 दिनों का ये कैंप म्यूरल कैंप है। और इस म्यूरल कैंप में आर्टिजन हैं जो रूरल एरिया में क्राफ्ट्समैन हैं, उनके साथ हम लोग पेंटिंग कर रहे हैं उनके वॉल पे। और वो लोग जो डिज़ाइन बना रहे हैं अपने रेगुलर बेसिस में, उसी डिज़ाइन को हम अपने उनके वॉल में 4 दिनों का ये पेंटिंग कैंप में कर रहे हैं। और इसमें पार्टिसिपेट करके बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये पहली बार हमारे उड़ीसा में ऐसा हुआ है कि फील्ड में जाके बड़ा सा एग्जीबिशन हॉल बनाए हैं ये पूरा म्यूरल का। और संबलपुरी साड़ी जो बेस्ड ऑल वर्ल्ड में आज फेमस है, तो ये गांव जो है सबके लिए एक एग्जाम्पल रहेगा। दिल्ली में चल रहे भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में स्वदेशी उत्पादों को खूब पसंद किया जा रहा है। मेले में एक तरफ जहां हैंड सैनिटाइज करने वाले वाइप देखे जा सकते हैं, तो वहीं दूसरी ओर कश्मीर के कानी शॉल भी अपनी एक अलग पहचान दर्ज करा रही हैं। यहां रांची से आए कालीनों की जहां लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं, तो वहीं जयपुर की गजक भी लोगों को खूब लुभा रही है। दिल्ली के प्रगति मैदान में चल रहे 40वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में एक से बढ़कर एक उत्पाद देखे जा सकते हैं। खास तौर पर मेले में लोगों की पहली पसंद मेक इन इंडिया उत्पाद बने हुए हैं। इस बार मेले में आयुर्वेदिक उत्पाद की तरफ भी लोगों का खासा रुझान है। मेले में हैंड सैनिटाइज करने वाले वाइप आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। कोविड के बाद काफ़ी सारी अवेयरनेस आई है और इंडियन प्रोडक्ट पे फोकस किया गया है। तो हमारी कंपनी का मिशन और विज़न यही है कि हम इंडियन प्रोडक्ट, इंडियन प्राइसिंग पे और इंडियन लोगों के लिए। बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है सर। कस्टमर
काफ़ी सेटिस्फाइड है हमारे प्रोडक्ट को लेके। जैसे आप ये देखेंगे हैंड सैनिटाइजिंग वाइप है, इससे आप अपने हैंड सैनिटाइज कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा इसमें फ्रेगरेंस है। और जैसे आप देखते हैं ना, सैनिटाइज़र आप हैंड पर लगाते हैं, अगर आपके हाथ में डस्ट होगी ना तो वो ऑब्जर्व कर जाएगा। लेकिन जो ये नैपकिन है ना, इसे आप अपने एल्बो तक हैंड सैनिटाइज कर सकते हैं और परफ्यूमी फ्रेगरेंस है। कश्मीर की पश्मीना शॉल भी मेले में आकर्षण का केंद्र है। खासतौर पर महिलाएं जम्मू कश्मीर के उत्पादों को काफ़ी पसंद करती नजर आ रही हैं। खासतौर पर कानी शॉल ने तो लोगों में अपनी अलग पहचान दर्ज की है। वूलन आइटम ज़्यादा लाए हैं, पंचूज लाए हैं, शॉल्स लाए हैं, स्टोल्स लाए हैं, और भी जो कानी का हमारा कश्मीर का ट्रेडिशनल, जो आज से 100 साल पहले वहाँ पे 100-150 साल पहले कश्मीर में एक जगह है जिसका नाम कानी हमा था है, तो वहाँ पे बनता था। वो बीच में बंद हो गया था, आर्ट बना, तो हमने 10-15 साल से उसको फिर से शुरू किया बनाना, तो उसकी डिमांड बहुत है इस वक्त मार्केट में। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में रांची से आए कालीन भी आकर्षण का केंद्र है। यहाँ लोग जमकर खरीदारी करते नजर आ रहे हैं। जयपुर से आए तरह तरह के गजक का स्वाद भी लोग खूब ले रहे हैं। और आइए अब जान लेते हैं कि किस मौसम में कौन सी खेती होनी चाहिए। मौसम को ध्यान में रखते हुए जम्मू कश्मीर के किसान गेहूं की बुवाई जारी रखें। साथ ही उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में सरसों और मटर की बुवाई पूरी कर लें। वहीं मध्यवर्ती इलाकों में मटर की बुवाई की जा सकती है। घाटी क्षेत्र के किसान अभी के समय प्याज की रोपाई कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के किसान गेहूं की बुवाई जारी रखें। साथ ही यहाँ के किसान प्याज की बुवाई कर लें। हिमाचल के किसान पत्ता गोभी, फूल गोभी और ब्रोकली की रोपाई पूरी कर लें। पहाड़ी इलाकों के किसान मटर और सरसों की बुवाई कर लें। साथ ही यहाँ के किसान लहसुन की बुवाई भी कर सकते हैं। पहाड़ी इलाकों में राजमा और सोयाबीन की कटाई करें और कटी उपज को सुरक्षित स्थान पर भंडारित करें। उत्तराखंड की बात करें तो भावर और तराई अंचल में जौ की बुवाई की जा सकती है। इसके अलावा उप आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आलू की बुवाई का काम कर लें किसान। आलू की अगेती फसल बोने का समय निकल चुका है। आलू की मुख्य फसल की बुआई भी की जा चुकी है, लेकिन आलू की देरी से बोई जाने वाली किस्मों को दिसंबर के आखिरी तक लगाया जा सकता है। आलू की बुआई करते समय किसान के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना जरूरी हो जाता है। सबसे जरूरी बात ये है कि बीज खरीदते समय सावधानी बरतें। बीज हमेशा विश्वसनीय जगह से ही खरीदें और बीज कंदों को छाया में सुखाकर ही बुआई करें। ध्यान रखें कि बोते समय कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर और कंद से कंद की दूरी बीज के आकार के अनुसार हो। उदाहरण के लिए 20 ग्राम भार वाले कंदों की दूरी 15 सेंटीमीटर, 40 ग्राम वाले की 20 सेंटीमीटर, 60 ग्राम वालों की 30 सेंटीमीटर और 80 ग्राम वाले कंदों की दूरी 40 सेंटीमीटर होनी चाहिए। मेड़ों में 8 से 10 सेंटीमीटर की गहराई में बुआई करें। अच्छी फसल लेने के लिए फसल में 7 से 10 बार सिंचाई जरूर करें। पहली सिंचाई बुआई के 10 से 12 दिन बाद अंकुरण से पहले और दूसरी सिंचाई बुआई के 20 से 22 दिन बाद करें। अंतिम सिंचाई खुदाई से 10 दिन पहले करें। बुआई करने से पहले आप अपने खेतों की मिट्टी की जांच भी जरूर करा लें। आलू की बुआई के लिए 1 हेक्टेयर में 180 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस और 100 किलो पोटाश की जरूरत होती है। जब पौध की ऊंचाई 8 से 10 सेंटीमीटर की हो जाए तो खुरपी की मदद से खरपतवार को साफ करते रहें। आलू में झुलसा रोग होने का खतरा बना रहता है। ये रोग पत्ती, डंठल और कंद सब पर लगता है। झुलसा रोग होने पर पत्तियों पर हल्के पीले धब्बे दिखाई देने लगते हैं। ध्यान रहे कि फसल में किसी भी तरह का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें। आप अपने नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्रों से भी खेती से जुड़ी जानकारी ले सकते हैं। और आइए अब जानते हैं मंडी भाव के बारे में। देश भर में इन दिनों रबी मक्का की बुआई हो रही है।
चालू रबी सीजन में मक्का की बुआई बीते साल के मुकाबले बढ़ी है। मक्का के रकबे में अब तक 13,000 हेक्टेयर की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए 18 नवंबर को जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार रबी मक्का की कुल बुआई 3,39,000 हेक्टेयर में हो चुकी है। वहीं साल 2020-21 के दौरान बुआई का रकबा 3,26,000 हेक्टेयर ही रहा था। बात मक्का के हाजिर भाव की करें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की भिलौदा मंडी में 18 नवंबर को मक्का का भाव था 1,650 रुपए। 20 नवंबर को इसके भाव में 75 रुपए की गिरावट आई और भाव 1,575 रुपए पर आ गया। वहीं राज्य की ही जम्बूसर मंडी में मक्का के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहां 18 नवंबर को मक्का का भाव रहा 1,700 रुपए। 20 नवंबर को इसके भाव में 50 रुपए की तेजी आई और भाव 1,750 रुपए हो गया। कर्नाटक की कुस्तगी मंडी में 18 नवंबर को हाइब्रिड मक्का का भाव था 1,627 रुपए। 20 नवंबर को इसके सौदों में 2 रुपए की नरमी आई और भाव 1,625 रुपए पर आ गया। मध्य प्रदेश की खुजनेर मंडी में पीली मक्का के भाव में बढ़त दर्ज की गई। यहां 18 नवंबर को पीली मक्का का भाव रहा 1,450 रुपए। 20 नवंबर को इसके भाव में 10 रुपए की तेजी आई और भाव 1,460 रुपए पर जा पहुंचा। महाराष्ट्र की जलगांव मंडी में 19 नवंबर को देसी लाल मक्का का भाव था 1,515 रुपए। 20 नवंबर को इसके सौदे 15 रुपए टूटकर 1,500 रुपए पर हुए। इसी तरह उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में भी पीली मक्का के भाव सुस्त रहे। यहाँ 19 नवंबर को पीली मक्का का भाव था 1,610 रुपए। 20 नवंबर को इसके भाव में 10 रुपए की गिरावट आई और पीली मक्का 1,600 रुपए पर बिकी। बता दें कि साल 2021-22 के लिए मक्का का पहला अग्रिम अनुमान जारी किया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2021-22 के दौरान देश में मक्का की पैदावार 21.24 मिलियन टन होने का अनुमान है। बीते कुछ महीनों से आगे चल रहा मूंगफली का निर्यात सितंबर महीने के दौरान कुछ घटा है। साल 2021 में अप्रैल से सितंबर के दौरान मूंगफली के निर्यात में 3,000 टन की गिरावट दर्ज की गई है। वाणिज्य मंत्रालय की संस्था एपिडा के अनुसार देश से इस साल 1,95,050 टन ही मूंगफली का निर्यात हो पाया है, जबकि पिछले साल की समान अवधि में निर्यात 1,98,706 टन का हुआ था। इसका असर कृषि उपज मंडियों में मूंगफली के भाव पर देखने को मिल सकता है। वहीं चालू रबी सीजन में देश के अलग अलग राज्यों में हो रही मूंगफली की बुआई का रकबा बीते साल से 59,000 हेक्टेयर आगे चल रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए 18 नवंबर को जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार रबी मूंगफली की बुआई 1,86,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई का रकबा 1,27,000 हेक्टेयर ही रहा था। वहीं शनिवार को एगमार्क नेट के अनुसार कृषि उपज मंडियों में मूंगफली के भाव कुछ इस प्रकार रहे। गुजरात की भनवत मंडी में 19 नवंबर को मूंगफली का भाव था 5,500 रुपए। 20 नवंबर को इसके भाव में 250 रुपए की गिरावट आई और भाव 5,250 रुपए पर आ गया। इसी तरह राज्य की भिलौदा मंडी में 18 नवंबर को मूंगफली का भाव रहा 5,600 रुपए। 20 नवंबर को इसके सौदों में 150 रुपए की नरमी आई और भाव 5,450 रुपए हो गया। चोटिला मंडी में मूंगफली के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। 19 नवंबर को यहां मूंगफली का भाव था 4,750 रुपए। 20 नवंबर को इसके भाव में 250 रुपए की गिरावट आई और मूंगफली 4,500 रुपए पर बिकी, जबकि धौराजी मंडी में मूंगफली के भाव में कुछ बढ़त देखने को मिली। यहां शुक्रवार को मूंगफली का भाव रहा 5,255 रुपए। शनिवार को इसके सौदे 25 रुपए मजबूत होकर 5,280 रुपए पर हुए। राजस्थान के लालसोट मंडी में 19 नवंबर को मूंगफली का भाव था 5,300 रुपए। 20 नवंबर को इसके सौदों में 300 रुपए का उछाल आया और भाव हो गया 5,600 रुपए। हालांकि उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान मूंगफली के भाव स्थिर रहे। यहां 19 और 20 नवंबर को मूंगफली 5,650 रुपए पर बिकी। बता दें कि घरेलू स्तर पर मूंगफली की पैदावार अच्छी हो सकती है।
कृषि मंत्रालय की ओर से जारी पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2021-22 के दौरान खरीफ मूंगफली की उपज 8.25 मिलियन टन होने का अनुमान जताया गया है। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। इजाजत दें, नमस्कार।